हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक सैनी अपने यूट्यूब चैनल ऑप्टिमल लर्निंग पर आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको पता है, पिछली क्लास में चल रहा था मौलिक अधिकार, तो उसका आधा पार्ट रह गया था। तो अपन बात करते हैं अनुच्छेद 20 से, क्योंकि अनुच्छेद 19 तक हो गया था। अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 20 के अंदर अनुच्छेद 20 में है अपराधों से संबंधित दोष सिद्ध के संबंध में हेतु संरक्षण। अपराधों से संबंधित दोष सिद्ध हेतु संरक्षण। इसमें क्या है कि दोषी के खुद के भी कुछ मौलिक अधिकार हैं, वो देख लेते हैं अपन। पहला, एक दोष के लिए एक सजा। यानी वो गुनाह कितने भी कर चुका है, लेकिन उसको सजा केवल एक ही बार मिलेगी। तात्कालिक प्रावधानों के हिसाब से सजा, यानी कि किसी, जैसे मान लो एक व्यक्ति ने 2006 के अंदर कोई गुनाह किया था, उस समय उस गुनाह की सज़ा थी 6 महीने, और कोर्ट का मामला चलते चलते 2020 आ गया, तो इस समय इस गुनाह की सज़ा है 10 साल। तो उस व्यक्ति को इस तात्कालिक 2006 के हिसाब से 6 महीने की सज़ा होगी, ना कि 10 साल। अगला पॉइंट, दोषी को जबरदस्ती गवाही नहीं ली जा सकती। दोषी की जबरदस्ती दोषी की जबरदस्ती गवाही उसके खिलाफ नहीं ली जा सकती है। ये हो गया अपने अनुच्छेद 20। अपन बात करेंगे अब अनुच्छेद 21 की। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जिसे अपन जीवन जीने का अधिकार भी कहते हैं। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जीवन जीने का अधिकार, ये जापान के संविधान से लिया गया है। कहाँ से? जापान के संविधान से। तो ये हो गया अनुच्छेद 21। इसके बारे में एक दो पॉइंट और हैं, वो देख लेते हैं कि अनुच्छेद 20 और 21, ये दो अनुच्छेद आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं होते हैं, यानी कि नहीं हटाए जाते हैं।
बाकी सभी मौलिक अधिकार हटा दिए जाते हैं। अनुच्छेद 20 और 21 ये आपातकाल के समय अनुच्छेद 20 और 21 ये आपातकाल के समय निलंबित नहीं होते हैं। और एक अनुच्छेद 19 ये आपातकाल के समय सबसे पहले स्वतः ही निलंबित हो जाता है, स्वतः निलंबित। अनुच्छेद 21, 20 और 21 ये आपातकाल के समय निलंबित नहीं होते हैं और अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है। अब बात करेंगे अनुच्छेद 21 में ही। अनुच्छेद 21 में एक शुद्ध पर्यावरण, शुद्ध पर्यावरण में रहना भी नागरिक का एक मौलिक अधिकार है। और इसके साथ में एक चीज़ और है कि मानव के साथ में जानवरों को भी जीवन जीने का अधिकार है। अनुच्छेद 21 कहता है कि मानव के साथ में जानवरों को भी जीवन जीने का अधिकार है, उनको भी एक तरीके से मौलिक अधिकार ही मानो। अब इसके बाद में बात करते हैं अनुच्छेद 22 की। अनुच्छेद 22 गिरफ्तार व्यक्ति के क्या क्या मौलिक अधिकार हैं वो अनुच्छेद 22 अपने को बताएगा। किसके? गिरफ्तारी के समय। अब गिरफ्तार व्यक्ति के भी मौलिक अधिकार हैं, देख लेते हैं अपन। पहला, गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। कि किसी व्यक्ति को जैसे कोई पुलिस गिरफ्तार करने आती है तो उसके उस समय भी मौलिक अधिकार हैं, तो वो व्यक्ति पुलिस से कारण पूछ सकता है कि मुझे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, ये उसका मौलिक अधिकार है। इसके अलावा कानूनी सलाह, यानी कि वकील से बात करना या उसे हायर करना। एक गिरफ्तार व्यक्ति को उसके वकील से बात करने की या उससे कानूनी सलाह लेने की उसको ये मौलिक अधिकार है कि वो सलाह ले सकता है। इसके बाद में बात करेंगे कि 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश होना। या पेश करना। 24 घंटे के अंदर व्यक्ति का यह मौलिक अधिकार है कि वो न्यायालय में उसे पेश किया जाए, ये उसका मौलिक अधिकार है। और एक चीज़ और बता देता हूँ इसके साथ में कि 24 घंटे के अंदर, जैसे मान लो थाने से कोर्ट ले जाने का जो समय होता है वो इस 24 घंटे के अंदर ही इंक्लूड है, यात्रा का समय। इसमें सम्मिलित है।
24 घंटे के अंदर जैसे किसी व्यक्ति को 24 घंटे से ज़्यादा थाने में नहीं रखा जा सकता, उसे 24 घंटे के अंदर ही कोर्ट में पेश किया जाता है। और थाने से कोर्ट में ले जाते हुए जो समय लगता है वो भी उस 24 घंटे के अंदर शामिल होता है। अब बात करेंगे, ये अपने यहाँ एक अधिकार खत्म होता है और अपन अगला अधिकार पढ़ेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये है अपने अनुच्छेद 23 और 24 में। तो अपन सबसे पहले अनुच्छेद पढ़ेंगे, अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 में है मानव दुर्व्यापार और बेकार श्रम को प्रतिषेध किया गया। प्रतिषेध मतलब बंद किया गया है। मानव दुर्व्यापार वो बेकार श्रम। मानव दुर्व्यापार का मतलब कि मानव का किसी तरीके से दुर्व्यापार, यानी किसी भी तरीका का कोई मानव का व्यापार नहीं होगा। और बेकार श्रम की अपन बात करें तो बेकार श्रम का मतलब है कि बिना वेतन के मजदूरी करवाना और बंधुआ मजदूर की तरह उसे वहीं रखना। तो सरकार इसे प्रतिषेध करती है, यानी कि बंद करती है। और इसके लिए सरकार ने 1986 में 1986 में बंधुआ मजदूर अधिनियम 1986 में बंधुआ मजदूर अधिनियम जो मानव दुर्व्यापार और बेकार श्रम को प्रतिबंधित करता है और इसे गैर कानूनी घोषित करता है। अब इसके बाद में बात करेंगे अनुच्छेद 24 की। अनुच्छेद 24 के अंदर है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक कारखानों में काम करने से प्रतिबंधित करना। यानी कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों के अंदर काम नहीं कराया जा सकता। 14 वर्ष से कम बच्चों को अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक कारखानों में काम नहीं कराया जा सकता। इसके लिए 1986 में बाल श्रम उन्मूलन अधिनियम 1986 में बाल श्रम अधिनियम उन्मूलन लाया गया और फिर इसमें संशोधन किया गया। उन्नीस में बाल श्रम उन्मूलन अधिनियम आया, जिसका संशोधन हुआ 2012 में और ये लागू हुआ 2016 के अंदर। कब संशोधन हुआ? 2012 में और लागू हुआ 2016 में। अब संशोधन क्या हुआ इसमें? तो संशोधन हुआ इसमें कि 14 वर्ष से 18 वर्ष के बच्चों को घरेलू कारखानों में काम करने की इजाज़त है। घरेलू छोटे कारखानों में 14 वर्ष से 18 वर्ष के बच्चों को
घरेलू कारखानों में। ठीक है, अब इसके बाद में बात करते हैं अपन, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार भी अपना समाप्त होता है। अब बात करेंगे अपन धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की। अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 में। तो अपन पहला अनुच्छेद देखेंगे 25। अनुच्छेद 25 कहता है कि कोई भी व्यक्ति धार्मिक किसी भी धर्म को मानने या न मानने के लिए स्वतंत्र है। ये उस व्यक्ति का मौलिक अधिकार है जो अनुच्छेद 25 बताता है, धर्म को मानने या न मानने का अधिकार। अनुच्छेद 25 धर्म को मानने या न मानने का अधिकार है। अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 26 में बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति धार्मिक कार्यों का प्रबंधन कर सकता है, मैनेजमेंट। धार्मिक कार्यों का प्रबंधन कर सकता है। इसके बाद में बात करते हैं अनुच्छेद 27 की। अनुच्छेद 27 ये बोलता है या कहता है कि किसी भी धर्म की उन्नति के लिए किसी भी व्यक्ति पर कोई कर थोपा नहीं जाएगा या ज़बरदस्ती उसे कर नहीं लिया जाएगा। ये व्यक्ति का मौलिक अधिकार है कि वो कर नहीं दे, इसके लिए उसको बाध्य नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 27 धर्म की उन्नति के लिए करों में छूट। अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 28 में है कि राज्य द्वारा वित्त पोषित शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 28 राज्य वित्त पोषित शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा। अनुच्छेद 28 राज्य वित्त पोषित शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। इसी के साथ में अपने धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी समाप्त होता है। अब आगे चलते हैं, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30। तो अपन पढ़ेंगे अनुच्छेद 29 को। अनुच्छेद 29 में प्रावधान है कि कोई भी वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है। कोई भी वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति
को सुरक्षित रख सकता है। अनुच्छेद 29, कोई भी वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है। ये अनुच्छेद 29 में है। अब अनुच्छेद 30 की बात करेंगे। अनुच्छेद 30 में प्रावधान है कि अल्पसंख्यक अपनी भाषा, अपनी लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकते हैं और साथ ही शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं। अनुच्छेद 29 में था एक वर्ग और अनुच्छेद 30 में है अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रख सकते हैं। साथ ही शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं। अनुच्छेद 30, अल्पसंख्यक अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकते हैं। इसके साथ में शिक्षण संस्थानों की स्थापना भी कर सकते हैं और यहाँ अपने शिक्षा और संस्कृति का अधिकार समाप्त होता है। इसके आगे बात करेंगे अपन संपत्ति के अधिकार की। संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद 31। अनुच्छेद 31 में संपत्ति के अधिकार को लेके कुछ उपबंध हैं, कुछ विधियां हैं जो अपन देखेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं अनुच्छेद 19F की। आपको मैंने बताया था संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार। तो इसमें अनुच्छेद 31 में ये दिया गया है कि अनुच्छेद 19F के अंतर्गत किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो अनुच्छेद 31 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, अपनी बात रख सकता है। क्या अनुच्छेद 19F के अंतर्गत उसके कुछ मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो अनुच्छेद 31 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। लेकिन अभी वर्तमान में 19F और 31, अनुच्छेद 31, इन दोनों को समाप्त कर दिया गया है 44वें संविधान संशोधन में। क्या 44वें संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है और अब ये कानूनी अधिकार है। अब ये मौलिक अधिकार नहीं है, कानूनी अधिकार है अनुच्छेद 301 में। तो ये संपत्ति का अधिकार भी समाप्त हो गया है यहाँ पे। अब अपन बात करेंगे अनुच्छेद 32 की, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
अनुच्छेद 32 में बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति का के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है मौलिक अधिकार हनन होने पर। अनुच्छेद 32 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का अगर हनन होता है तो वह व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। इसके अलावा अपन बात करते हैं भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 के जो अधिकार हैं उनको संविधान का हृदय और संविधान की आत्मा दोनों कहा ने 32 अनुच्छेद के अधिकार को संविधान का हृदय व आत्मा दोनों कहा। एग्जाम में पूछा जाता है कि संविधान का हृदय अनुच्छेद 32 को किसने कहा, संविधान की आत्मा किसने कहा। तो हृदय और आत्मा संविधान का भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 के अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा दोनों कहा। और एक व्यक्ति और थे, ठाकुरदास भार्गव। इन्होंने अनुच्छेद 32 के अधिकार को संविधान की आत्मा, केवल आत्मा कहा। भीमराव अंबेडकर ने कहा हृदय और आत्मा दोनों, और ठाकुरदास भार्गव ने अनुच्छेद 32 के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा। ये होता है अपना अनुच्छेद 32। इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं, वो बता देता हूँ आपको। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को 5 तरीके की रिट लगाने का अधिकार है, और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट को 5 तरह की रिट लगाने का अधिकार है। यानी कि अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय को और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को, हाई कोर्ट को 5 तरीके की रिट लगाने का अधिकार है। तो देख लेते हैं अपन पहली रिट। पहली रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। पहली रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। यह रिट में है कि कोई गिरफ्तार व्यक्ति को सशरीर कोर्ट के सामने या कोर्ट के अंदर उपस्थित करना, इसीलिए इसका नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण। यानी किसी गिरफ्तार व्यक्ति को सशरीर कोर्ट के अंदर लाना। दूसरी रिट परमादेश। परमादेश, इस रिट में बताया गया है कि वे व्यक्ति जो परमादेश में वे व्यक्ति जो अपने कार्य से विमुख हैं, यानी कार्य को नहीं करते हैं, उनको ये आदेश दिया जाता है कि यानी कि किसी निष्क्रिय को सक्रिय करने के लिए वो व्यक्ति कोई काम नहीं करता है तो उसके खिलाफ ये रिट जारी की जा सकती है
कि वो काम करे, उसको पाबंद किया जाता है। तीसरी रीट है अधिकार पक्षा। अधिकार पक्षा, इस रीट में बताया गया है कि वे व्यक्ति जिसने कोई लोक पद अनाधिकार तरीके से उस पर अधिकार कर लिया है, यानी कि गैर कानूनी तरीके से किसी पद को हथिया लिया है या उस पर विराजमान हो गया है, तो उसके खिलाफ अधिकार पर्चा रिट जारी की जाती है। चौथी, उत्प्रेषण। उत्प्रेषण रिट सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को जारी की जाती है, क्योंकि अपने न्यायिक क्षेत्र की कमी की वजह से कुछ ऐसे लंबित मामले होते हैं जो एक लंबे समय से चलते जाते हैं, तो उनके खिलाफ रिट जारी की जाती है उच्चतम न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को, न्यायिक क्षेत्र की कमी के कारण। न्यायिक क्षेत्र की कमी के कारण कुछ पुराने लंबित मामलों के लिए। और सबसे अंतिम रिट है पांचवी, प्रतिषेध, सॉरी, ये हो गई अपनी 4 रिट। चौथी, अरे यार, 5वीं रिट है प्रतिषेध। यह रिट उच्चतम न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को इसलिए जारी की जाती है कि वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य ना करें, यानी कि उच्चतम न्यायालय द्वारा उच्चतम न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को इसीलिए जारी की जाती है कि वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके कार्य करे, तो उनको ये रिट जारी की जाती है। ये अपने अनुच्छेद 32 यहाँ समाप्त होता है। इसके बाद में अपन बात करेंगे अनुच्छेद 33 की। अनुच्छेद 33 में ये संसद को अधिकार देता है, अनुच्छेद 33, के अर्धसैनिक बल हो, पुलिस बल हो या सशस्त्र बल हो और अपनी खुफिया एजेंसी हो, इनके मौलिक अधिकारों को समाप्त करना या कम करना। पुलिस बल, सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल, खुफिया एजेंसी, अनुच्छेद 33 संसद को यह अधिकार देता है कि पुलिस बल, सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल और खुफिया एजेंसी, इनके युक्त मौलिक अधिकार कम किए जा सकते हैं। अब बात करते हैं अनुच्छेद 34 की। अनुच्छेद 34 वहां लागू होता है
जहाँ पे आपातकाल लगा हो, मार्शल लॉ। आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों का निलंबन। अनुच्छेद 34 कहता है कि जहाँ पे मार्शल लॉ या राष्ट्रीय आपात भी कह सकते हैं या आपातकाल भी बोलते हैं, उस जगह पे मौलिक अधिकार कम किए जा सकते हैं या मौलिक अधिकारों का पूरों का निलंबन किया जा सकता है। अब बात करेंगे अनुच्छेद 35 की। अनुच्छेद 35 में बताया गया है, संसद को अनुच्छेद 35 अधिकार देता है कि किसी भी मौलिक अधिकार को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए संसद की शक्ति है। इसमें प्रभावी रूप से मौलिक अधिकार को लागू करना। अनुच्छेद 35 संसद को ये शक्ति देता है कि वो किसी भी मौलिक अधिकार को प्रभावी रूप से लागू करे, और इसी के साथ में अपने ये मौलिक अधिकार टॉपिक समाप्त होता है। और अगला टॉपिक अगली क्लास में लेंगे। और आपको मैं सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि मेरी वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया, और सब्सक्राइब भी अच्छे खासे हो गए। अभी एक ही टॉपिक बढ़ाया है मैंने, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अब अगली क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।